फिल्म की शुरुआत एक धुंधले और ध्वस्त हुए इलाके में होती है, जहां रात के सन्नाटे में एक सैनिक जिसका नाम सार्जेंट डेविस है, दुश्मन इलाके में छिपते हुए चल रहा होता है। वह एक इमारत के मलबे के पीछे आकर बैठ जाता है, फिर अपना विशेष गॉगल्स अपनी आंखों पर लगाता है और सामने एक पुरानी इमारत की तरफ बढ़ता है। इमारत के अंदर जाते ही उसकी नजर कुछ अजीब से शवों पर पड़ती है। उनकी आंखें खुली हुई, शरीर जमा हुआ और त्वचा सफेद पड़ी हुई होती है। वह एक शव के पास जाकर झुकता है और उसे छूकर देखता है। तभी उसे अचानक इमारत के अंदर से कुछ आवाज सुनाई देती है। डेविस उस आवाज की ओर बढ़ता है और एक कमरे में प्रवेश करता है। कमरे में प्रवेश करते ही उसे गॉगल्स की स्क्रीन पर कुछ हलचल दिखती है, एक छाया सी आकृति। डेविस गॉगल्स उतारता है, लेकिन बिना गॉगल्स के उसे कुछ नहीं दिखाई देता। गॉगल्स दोबारा पहनते ही वह छाया उसे फिर नजर आती है। तभी अचानक वह छाया तेजी से डेविस की ओर दौड़ती है और उसके शरीर के आर पार होकर गुजर जाती है। जैसे ही वह उसे छूती है, डेविस जमीन पर गिर पड़ता है और तुरंत उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ अमेरिका में डॉक्टर मार्क क्लाइन को दिखाया जाता है, जो डार्पा के वैज्ञानिक है। वह अपनी प्रयोगशाला में एक शक्तिशाली लेजर का इस्तेमाल करके बर्फ को पिघला कर दिखाते हैं। वहां पर अन्य वैज्ञानिक और अधिकारी मौजूद होते हैं। सब लेजर की ताकत को देखकर चकित हो जाते हैं। तभी एक अधिकारी कहते हैं, क्या आपने इसे जीवित चीजों पर आजमाया है? क्लाइन कहते हैं, कोई स्वयंसेवक है? इस पर सभी लोग हंसने लगते हैं। उसके बाद वरिष्ठ वैज्ञानिक क्लाइन से मिलने आते हैं और कहते हैं कि हमें एक गंभीर समस्या का पता चला है। मोल्दोवा में सैनिकों ने तुम्हारे बनाए हुए खास गॉगल्स से कुछ अजीब चीजें देखी हैं। उन्हें तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें वहां जाकर जांच करनी होगी। क्लाइन पूछते हैं, क्या अजीब चीजें? वे जवाब देते हैं, वे लोग मुझे कुछ नहीं बता रहे हैं। जनरल ऑलैंड ने खास तुम्हें मोल्दोवा बुलाया है। फिर क्लाइन सैन्य विमान से मोल्दोवा के हवाई अड्डे पर पहुंचते हैं। वहां जनरल ऑरलैंड उनका इंतजार कर रहे होते हैं। जनरल ऑरलैंड क्लाइन को एक ऑब्जर्वेशन रूम में लेकर जाते हैं और कहते हैं, हमें आपके गॉगल्स से कुछ चौंकाने वाली फुटेज मिली है, आप इसे देखिए। फुटेज चलते ही क्लाइन वीडियो में तुरंत ही उस चीज को देखकर पहचान लेते हैं, जिसमें एक रहस्यमय पारदर्शी मानव आकृति दिखाई देती है। तभी जनरल ऑरलैंड कहते हैं कि उनके सैनिकों को लगता है कि ये कोई तकनीकी खराबी है। क्लाइन कहते हैं, नहीं, ये तकनीकी खराबी नहीं है। इतनी दूर से आपने मुझे इसके लिए नहीं बुलाया है, मुझे इस पर रिसर्च करनी होगी। जनरल ऑरलैंड कहते हैं, पता लगाओ ये क्या है, क्योंकि हमें इसे ऊपर अधिकारियों तक रिपोर्ट करना है। फिर वे CIA अधिकारी फ्रान मैडिसन से मिलते हैं, जो उन्हें एक सुरक्षित कंटेनर रूम के अंदर लेकर जाती है और सार्जेंट डेविस के कैमरे की वीडियो दिखाती है। मैडिसन कहती है कि हमें पिछले कुछ हफ्तों से बहुत सारे ऐसे शव मिल रहे हैं जिनके अंदरूनी अंग जम चुके हैं और त्वचा को देखकर ऐसा लगता है कि वह जल चुकी है या जंग लग गया हो। मैडिसन कहती है कि हमारे मुताबिक ये किसी प्रकार का उन्नत छलावरण सूट है। क्लाइन कहते हैं कि पहले हमें इन पारदर्शी मानव आकृति की अच्छी वीडियो चाहिए और जनरल ऑरलैंड को अपने साथ लाए हुए हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा दिखाते हैं। वह कहते हैं कि उसे आर्मी ट्रक के ऊपर लगा सकते हैं ताकि बेहतर तरीके से उन पारदर्शी मानव आकृति को देखकर पता लगा सके कि ये क्या है, लेकिन उसके लिए उनको खुद सेना के साथ युद्ध के मैदान पर जाना होगा। जनरल ऑरलैंड इसकी अनुमति दे देते हैं। कैमरा माउंट करते वक्त क्लाइन अपनी टीम से मिलते हैं। टीम का एक सैनिक क्लाइन से पूछता है कि तुम बंदूक निकालकर वहां पर कैमरा लगा क्यों रहे हो? क्लाइन कहते हैं कि यही एक जगह है जहां पर उनका हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा फिट हो सकता है। तभी कैप्टन कैब्रेरा वहां पर आते हैं और कहते हैं कि मैं डॉक्टर क्लाइन के साथ काम कर चुका हूं। ये जो टैंक बनाया है, ये डॉक्टर क्लाइन और उनकी डार्पा टीम ने बनाया है। तुम्हारे केवलर सूट को भी उन्होंने ही बनाया है, जो तुम्हारी रक्षा करता है। इसी बीच कैप्टन सेशंस वहां पर आ जाते हैं। कैप्टन कैब्रेरा उनसे कहते हैं कि क्लाइन पिछले 5 सालों में 8 या 10 बार हमारे साथ काम कर चुके हैं। कैप्टन सेशंस क्लाइन से पूछते हैं, तुम भी हमारे साथ चल रहे हो? क्या तुम कभी सेना के साथ युद्ध के मैदान पर गए हो? क्लाइन जवाब देते हैं, नहीं। फिर कैप्टन सेशंस कहते हैं कि हमें यहां पर टूरिस्ट नहीं चाहिए जो बंदूक तक चलाना नहीं जानता हो। क्लाइन कहते हैं, अगर मुझे बंदूक दी जाए तो मैं उसका इस्तेमाल कर सकता हूं। कैप्टन सेशंस कहते हैं कि सार्जेंट डेविस तुम्हारे उपकरण को इस्तेमाल कर रहे थे और मारे गए। यह ध्यान रखना कि इस बार तुम्हारे उपकरण सही तरह से काम कर रहे हो। यह कहकर वहां से चले जाते हैं। फिर कैप्टन कैब्रेरा कहते हैं कि कैप्टन सेशंस और सार्जेंट डेविस दोनों भाई जैसे थे। अगले दिन कैप्टन कैब्रेरा अपनी टीम को एक नक्शा दिखाते हैं और कहते हैं कि हमें दुश्मन के इलाके में जाना है। कल से यहाँ यूटा टीम के सैनिक एक 5 मंजिली इमारत में फंसे हुए हैं। हमें सतर्क रहना होगा क्योंकि दुश्मन हम पर कभी भी हमला कर सकता है। हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, यूटा टीम के सैनिकों को ढूंढकर वापस लाना। और अगर इसी बीच हमें वह पारदर्शी मानव आकृति दिखाई देती है तो उन पर गोलियां चलानी होगी। तभी एक सैनिक पूछता है कि हम किस पर गोली चला रहे हैं। मैडिसन कहती है कि हमें लगता है वह दुश्मन के सैनिक है जो उन्नत छलावरण सूट पहनकर हमला कर रहे हैं।
इसलिए हमें ध्यान से गोली चलानी होगी और उनके छलावरण सूट को सही सलामत वापस लाना होगा। आखिर में जनरल ऑरलैंड कहते हैं, डॉक्टर क्लाइन और फ्रान मेडिसन भी तुम्हारे साथ मिशन पर आ रहे हैं, जो दूसरे ट्रक में मौजूद होंगे और तुम्हारे हेलमेट पर लगे कैमरा से तुम्हें मॉनिटर करेंगे। कैप्टन कैब्रेरा और उनकी टीम उस इमारत के सामने पहुंचती है जहां यूटा टीम ने आखिरी बार संपर्क किया था। टीम सतर्कता से इमारत के अंदर प्रवेश करती है। कुछ सैनिक इमारत की विभिन्न मंजिलों पर खोजबीन करने लगते हैं। तभी निचली मंजिल पर उन्हें 2 शव मिलते हैं। एक शव आतंकवादी का और दूसरा शव यूटा टीम के सैनिक अगोपिया का होता है। सार्जेंट टोल कहते हैं कि मुझे इनके शव पर गोली लगने के घाव दिखाई नहीं दे रहे हैं। फिर सैनिक आगे बढ़ जाते हैं। तभी क्लाइन सैनिकों से कहते हैं कि वहां पर उन्हें कुछ मोशन सिग्नेचर दिखाई दी है, सामने उल्टे पड़े बाथटब के नीचे। सैनिक सावधानी से बाथटब को उठाते हैं और उसके नीचे यूटा टीम के सार्जेंट कॉमस्टॉक छुपे हुए मिलते हैं, जो बुरी हालत में होते हैं। कैप्टन सेशंस कॉमस्टॉक से पूछते हैं कि बाकी टीम कहां है। सार्जेंट कॉमस्टॉक कांपती हुई आवाज में कहते हैं, वह सब ऊपरी मंजिल पर हैं और मर चुके हैं। मैंने उन भूत जैसी आकृति को देखा है। मैं भगवान को मानता हूं और वे भगवान के विपरीत हैं। सैनिक इमारत की ऊपरी मंजिल की ओर बढ़ते हैं। जब वे ऊपरी मंजिल पर पहुंचते हैं तो वहां यूटा टीम के सैनिकों को देखकर चौंक जाते हैं। वे सब मृत पड़े होते हैं और शरीर जमे हुए होते हैं। इसी दौरान सैनिक मैकफेडेन एक कमरे की ओर बढ़ता है। जैसे ही वह अंदर जाता है तभी क्लाइन की नजर कुछ अजीब सी पारदर्शी भूत जैसी आकृति पर पड़ती है। कैप्टन कैब्रेरा मैकफेडेन को उस पर गोली चलाने का आदेश देते हैं। मैकफेडेन तुरंत फायर करता है, लेकिन गोली उस भूत के आर पार चली जाती है बिना कोई नुकसान पहुंचाए। इससे पहले कि मैकफेडेन कुछ समझ सके तभी भूत अचानक उस पर हमला करता है और उसे मार देता है। कैप्टन कैब्रेरा बाकी सैनिकों को उस भूत पर हमला करने का आदेश देते हैं। सैनिक उस पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन कुछ असर नहीं होता। भूत तेज रफ्तार से सैनिकों की तरफ बढ़ता है और अपने रास्ते में आने वाले हर सैनिक को एक एक करके मारना शुरू कर देता है। सैनिकों को ऐसे मरता देख क्लाइन कैप्टन कैब्रेरा से कहते हैं कि अपनी टीम को वहां से बाहर निकलने का आदेश दो। मेडिसन कहती है कि हम यहां से खाली हाथ नहीं जा सकते। फिर कैप्टन कैब्रेरा अपनी टीम को वहां से निकलने का आदेश देते हैं। बाकी सैनिक खिड़की से रस्सी का सहारा लेकर नीचे उतरने लगते हैं। तभी वह भूत खिड़की से नीचे कूदता है और एक सैनिक को मार देता है। फिर ठीक क्लाइन के ट्रक के सामने आकर गिरता है। क्लाइन भूत को अपने कैमरा से देख लेते हैं। वह भूत सीधे क्लाइन को देख रहा होता है। तभी कैप्टन कैब्रेरा रॉकेट लॉन्चर लेकर ट्रक से बाहर निकलते हैं और उस भूत की दिशा में रॉकेट दागते हैं, लेकिन भूत पर इसका कुछ असर नहीं होता। फिर वह भूत कैप्टन कैब्रेरा पर हमला कर देता है और कैप्टन कैब्रेरा वहीं मारे जाते हैं। बचे हुए सैनिक किसी तरह ट्रक में चढ़कर वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वे इमारत से थोड़ी दूर निकलते हैं उनका ट्रक विद्रोहियों द्वारा बिछाई गई लैंड माइंस के ऊपर से गुजरता है, जिसकी वजह से लैंड माइंस फट जाती है और उनका ट्रक पलट जाता है। सभी लोग किसी तरह ट्रक से बाहर निकलते हैं। क्लाइन अपना हाइपरस्पेक्ट्रल कैमरा ट्रक से निकालते हैं और सभी लोग भागते हुए एक पुरानी फैक्ट्री के अंदर पहुंच जाते हैं। कैप्टन सेशंस सार्जेंट टोल को तुरंत एयरलिफ्ट सहायता को बुलाने का आदेश देते हैं। इधर क्लाइन मेडिसन की तरफ देखते हैं, जिनके सर पर चोट लगी होती है। वे उनके घाव पर रुमाल लगाते हैं। इस बीच सार्जेंट टोल कैप्टन सेशंस के पास आते हैं और कहते हैं, मैं सिग्नल भेजने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा। तभी उन्हें सार्जेंट चैन मिलते हैं, जो बताते हैं कि वह सेकंड यूटा टीम के सदस्य हैं, जो पिछली रात इस इलाके में पहुंचे थे। वे 8 सैनिक थे, लेकिन मेरे बाकी साथी कहां हैं मुझे नहीं पता। मैं रात भर गाड़ी में फंसा रहा, कम्युनिकेशन सिस्टम चेक करता रहा, लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा था और मैंने दुश्मन का छलावरण सूट नहीं देखा। तभी एक सैनिक बीच में बोलता है, कैसा छलावरण सूट? कोई इंसान दीवारों के आर पार कैसे जा सकता है? और हम उस पर गोली चलाते रहे, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। एक और सैनिक घबराए हुए कहता है, एक परछाई ने हमारे 19 साथियों को मार डाला। ये किसी छलावरण सूट का काम नहीं हो सकता। तभी सैनिक क्लाइन से पूछते हैं, तुम्हें क्या लगता है ये क्या है? क्लाइन जवाब देते हैं, वह भूत मुझे इंसान जैसा दिखा, जिसने मेरी तरफ देखा और उसे देखकर ऐसा लगा कि वह सचेत था, लेकिन मैं वह बात समझा नहीं सकता। सैनिक अपने हाइपरस्पेक्ट्रल गॉगल्स चेक करते हैं और पाते हैं कि वे अब काम नहीं कर रहे, क्योंकि गॉगल्स की चार्जिंग खत्म हो चुकी है। क्लाइन और बाकी सैनिक हाइपरस्पेक्ट्रल कैमरा से फैक्ट्री की खिड़की के बाहर देखते हैं। तभी उन्हें वहां बहुत सारे भूत दिखाई देते हैं, जो फैक्ट्री में घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ उन्हें रोक रहा होता है। वह कुछ काली रेत जैसी चीज होती है। एक सैनिक कहता है कि मैं उस रेत में गिरा था और देखो, ये मेरे हाथ में भी फंस गई है। वह अपने हाथ पर लगे बारीक कण दिखाता है। क्लाइन उसे देखकर कहते हैं, ये लोहे के बुरादे हैं। इसका मतलब ये है कि ये भूत इस लोहे की वजह से अंदर नहीं आ सकते। फ्रान मेडिसन कहती है, ये लोहे के बुरादे फैक्ट्री के चारों ओर किसी ने जानबूझकर बिछाए हैं। अचानक फैक्ट्री के अंदर से उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है। कैप्टन सेशंस कहते हैं, हम यहाँ अकेले नहीं हैं, और सभी सैनिक उस आवाज की तरफ दौड़ते हैं।
छोटे से गलियारे से होकर वे एक कमरे तक पहुंचते हैं, जहां से अचानक कोई उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। तभी सैनिक कमरे के अंदर धुआं और बम फेंकता है। उसके बाद सभी लोग कमरे के अंदर घुस जाते हैं और देखते हैं कि बंदूक एक छोटी सी लड़की चला रही होती है। एक सैनिक लड़की की बंदूक लेकर उसे निष्क्रिय कर देता है। मेडिसन लड़की से उसकी भाषा में पूछती है, यहाँ और कौन है? लड़की, जिसका नाम सारी है, कहती है, यहाँ बस हम दोनों हैं, मैं और मेरा छोटा भाई, और कोई नहीं। तभी सार्जेंट चैन कैप्टन सेशंस को बुलाते हैं और कहते हैं कि इस फैक्ट्री का खुद का ट्रांसमिशन टावर है जो विशाल सिग्नल प्रसारित करता है, लेकिन एक समस्या है, अगर वे इसे इस्तेमाल करते हैं तो 20 मील तक दुश्मन उन्हें सुन सकते हैं। कैप्टन सेशंस कहते हैं कि इस वक्त दुश्मन हमारे चिंता का विषय नहीं है, जल्दी से मेरी जनरल ऑरलैंड से बात कराओ। सार्जेंट चैन अपने बेस से संपर्क करते हैं और उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर बुलाने का प्रयास करते हैं। इस बीच क्लाइन सारी से पूछते हैं, बिल्डिंग के बाहर लोहे के बुरादे किसने डाले? सारी धीरे धीरे जवाब देती है, मेरे पिताजी ने। उन्हें इन भूतों के बारे में पता था, इसलिए उन्होंने फैक्ट्री के चारों ओर लोहे के बुरादे फैला दिए थे। फ्रान मेडिसन पूछती है, तुम्हारे पिताजी अब कहां हैं? सारी दुखी होकर कहती है, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, और यह बात उसके छोटे भाई बोगदान को पता नहीं है। उसे लगता है कि पिताजी बाहर मदद लाने गए हैं। सारी उन दोनों को अपने पिता के शव के पास ले जाती है। वह बताती है कि जब उसके पिताजी बाहर लोहे के बुरादे बिखेर रहे थे तभी उनकी मौत हो गई। वह उन्हें खुद वहां से अंदर लेकर आई है। क्लाइन को उसके पिताजी की जेब से एक सेरेमिक टाइल और एक नक्शा मिलता है। नक्शे पर एक जगह का नाम लिखा होता है, मासारो। मेडिसन कहती है, मासारो एक जगह है नदी के पास। तभी सारी बोल पड़ती है, वहीं से सब शुरू हुआ था, वहीं से ये भूत आते हैं। कैप्टन सेशन ये सोचते हैं कि इस फैक्ट्री से बाहर निकलने का रास्ता क्या हो सकता है। तभी क्लाइन के दिमाग में एक बेहतरीन योजना आती है। वह कहते हैं कि इस पूरी फैक्ट्री में लोहे के बुरादे पड़े हुए हैं, हम इनसे बम बना सकते हैं, लोहे के बुरादों के बम जो भूतों को रोकने में हमारी मदद कर सकते हैं। इसके साथ ही क्लाइन सुझाव देते हैं कि वे अपने हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरे की पोलैरिटी बदलकर इसे सर्चलाइट बना सकते हैं, ताकि यह एक शक्तिशाली टॉर्च की तरह काम करे और वे भूतों को अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं। क्लाइन ये इंफॉर्मेशन अपने हेडक्वार्टर को भी बता देते हैं ताकि वे इस तकनीक का इस्तेमाल टैंकों और हेलीकॉप्टरों पर भी कर सकें। इसके बाद सभी लोग पूरी रात इस योजना पर काम करने में जुट जाते हैं। वे लोग लोहे के बुरादे कांच की बोतलों में भर के उससे बम और कांच के ट्यूब में भर के उससे बंदूक की गोली बनाते हैं। क्लाइन अपने हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा के लेंस की पोलैरिटी को चेंज करके उसे सर्चलाइट बना देते हैं। सुबह होते ही हाइपर स्पेक्ट्रल सर्चलाइट की मदद से जब वे फैक्ट्री के बाहर देखते हैं तभी सारे भूत तेजी से फैक्ट्री के करीब आने लगते हैं और पड़ोसी इमारत की छत से फैक्ट्री की छत पर कूदते हैं और हमला करना शुरू कर देते हैं। सभी सैनिक फैक्ट्री से भागने लगते हैं और जब वे भूतों के आमने सामने आते हैं तो उन पर लोहे के बुरादों वाले बम फेंक देते हैं। भूत इन बमों में फंस जाते हैं, जिससे सैनिकों को आगे बढ़ने का मौका मिल जाता है। वहां से भागते हुए क्लाइन की सर्चलाइट खराब हो जाती है। इसका मतलब अब वे लोग भूतों को नहीं देख सकते। काफी संघर्ष करते हुए वे लोग शहर के बीचों बीच पहुंच जाते हैं, जो उनका निर्धारित मीटिंग पॉइंट होता है। वहां पहुंचकर वे रुक जाते हैं और इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी ही देर में उनका एक रेस्क्यू टैंक वहां पहुंच जाता है, जिस पर हाइपर स्पेक्ट्रल सर्चलाइट लगी होती है, जिसकी मदद से टैंक और सैनिकों की नई टीम भूतों पर हमला करना शुरू कर देती है। हालांकि भूतों की ताकत इतनी अधिक होती है कि वे सैनिकों और टैंक पर हावी होने लगते हैं। एक भूत टैंक को पार करने की कोशिश करता है, लेकिन टैंक से सीधे टकरा जाता है और रुक जाता है। क्लाइन ये देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि भूत टैंक को पार क्यों नहीं कर पाया। तभी भूत फिर से टैंक पर जोरदार हमला करता है और इस बार वह टैंक को निष्क्रिय कर देता है। इसी बीच छोटा लड़का बोगदान गलती से अपने ग्रुप से अलग हो जाता है। क्लाइन छोटे लड़के की तरफ भागते हैं, लेकिन उसको बचा नहीं पाते हैं क्योंकि वह लड़का भूतों का शिकार बन जाता है। फिर वहां उनका रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आ जाता है। हेलीकॉप्टर की तेज हवा के चलते भूत उन पर हमला नहीं कर पाते। क्लाइन जल्दी से लोहे के बुरादे वाले बम भूतों पर फेंक देते हैं और उनको फंसा देते हैं। फिर सभी लोग हेलीकॉप्टर में चढ़कर वहां से निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद कैप्टन सेशन की मेजर ऑरलैंड से रेडियो पर बात होती है। मेजर ऑरलैंड कहते हैं कि बेस पर हमला हो चुका है और बेस बर्बाद हो गया है। यहां मत आओ, तुम सब लोग रिफ्यूजी बंकर, जो एक सुरक्षित स्थान है, उसकी ओर चले जाओ। सारे लोग हेलीकॉप्टर से देखते हैं कि भूतों ने शहर पर और सारे रास्तों पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है और वह सब लोगों को मार रहे हैं। रिफ्यूजी बंकर में सुरक्षित पहुंचते ही क्लाइन घायल हो चुकी छोटी लड़की सारी को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। फिर उससे पूछते हैं कि तुम्हारे पिताजी कहां काम करते थे और वे क्या बना रहे थे। सारी जवाब देती है कि मेरे पिताजी सेरेमिक के कंटेनर्स बनाते थे, वे इन्हें मासारो की पावर प्लांट में सप्लाई करते थे। तभी मेजर ऑरलैंड अपनी आर्मी यूनिट के साथ बंकर में पहुंच जाते हैं और कैप्टन सेशन से कहते हैं कि भूतों ने हमारे आर्मी बेस पर भी हमला किया और उसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया। हम लोग और हमारी टीम ही यहां बची है। अब जो भी करना है वह हमें ही करना होगा।
तभी क्लाइन कहते हैं, मुझे पता है ये भूत क्या है। ये न तो रोशनी है और न परछाई। ये दीवारों के आर पार जा सकते हैं और हमें दिखाई नहीं देते। उनका तापमान इतना ठंडा होता है कि छूते ही इंसान की जान चली जाती है। लेकिन सार्जेंट कॉम्स्टॉक, जो सेरेमिक बाथटब के नीचे छिपे थे, उन्हें भूतों ने कुछ नहीं किया। टैंक के आर्मर को भी भूत भेद नहीं पाए क्योंकि उसमें सेरेमिक की प्लेट थी। इसका मतलब ये भूत प्राकृतिक नहीं है बल्कि मानव निर्मित है, और जो मानव निर्मित है उसे हम नष्ट कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं और इसे करने के लिए भारी मात्रा में बिजली की जरूरत होती है। यह बिजली मासारो की पावर प्लांट से ही मिल सकती है। बंकर में जितने भी हथियार हैं उन्हें इकट्ठा करके इन हथियारों से हम नए प्लाज्मिक डिस्चार्ज हथियार बनाएंगे जो भूतों को मार सकते हैं। सभी सैनिक हथियार बनाने में लग जाते हैं। क्लाइन बंदूकों के पुर्जों से प्लाज्मिक डिस्चार्ज हथियार बनाते हैं और वहां पर उपलब्ध सभी रोबोट के ऊपर हाइपर स्पेक्ट्रल सर्चलाइट लगाते हैं। वे पावर प्लांट का नक्शा देखते हैं और निर्णय लेते हैं कि सैनिक फैक्ट्री के मुख्य द्वार से हमला करेंगे, जबकि क्लाइन और मैडिसन लैब में दूसरे दरवाजे से अंदर जाएंगे और वहां की स्थिति का पता लगाएंगे। अगले दिन कैप्टन सेशंस और सभी टीम एक प्रकार का स्पेशल सूट पहनकर और प्लाज्मिक डिस्चार्ज बंदूक लेकर युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर वे सभी अपने हेलीकॉप्टर में बैठकर प्लांट की ओर निकल जाते हैं। पावर प्लांट पर पहुंचते ही सबसे पहले कैप्टन सेशंस कुछ सैनिकों के साथ हेलीकॉप्टर से नीचे उतरते हैं और वहां पर अपना रोबोट उतारते हैं जिस पर हाइपर स्पेक्ट्रल सर्चलाइट लगी हुई होती है, जिससे भूतों को आसानी से देखा जा सकता है। इसके बाद वह एक बड़ी प्लाज्मिक डिस्चार्ज बंदूक वहां पर सेट करते हैं और अपना उच्च तकनीक मास्क और गॉगल पहनकर उस बंदूक को चलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी अचानक एक भूत पावर प्लांट से बाहर निकलकर उन पर हमला करने आ रहा होता है। यह देखते ही वे उस पर फायर कर देते हैं। लेजर की किरण उस भूत को चकनाचूर कर देती है। बंदूक की लेजर को सही तरीके से काम करता देख कैप्टन सेशंस तुरंत कहते हैं कि इस लेजर की मदद से इन भूतों को मारा जा सकता है और सभी टीम के सैनिकों को भूतों पर हमला करने का आदेश देते हैं। आदेश सुनते ही दूसरे टीम के सैनिक अपने हेलीकॉप्टर से नीचे पावर प्लांट पर उतरने लगते हैं और उन भूतों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। फिर वहां पर सैनिकों और भूतों के बीच एक जोरदार युद्ध शुरू हो जाता है। इसी बीच क्लाइन और मैडिसन दो अन्य सैनिकों के साथ पावर प्लांट के दूसरे दरवाजे के पास हेलीकॉप्टर की मदद से पहुंचते हैं और नीचे उतरते हैं। नीचे उतरते ही वे लोग एक अंधेरी गलियारे में पहुंचते हैं। तभी अचानक एक भूत उन पर हमला कर देता है। दोनों सैनिक उस भूत को रोकने में लग जाते हैं और क्लाइन और मैडिसन को आगे बढ़ने को कहते हैं। क्लाइन और मैडिसन के उस अंधेरी गलियारे से बाहर निकलते ही उनको आगे एक बहुत बड़ा दरवाजा दिखाई देता है जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है। मैडिसन के पास एक उपकरण होता है जिसकी मदद से वह उस दरवाजे को खोल देती है। जब वे अंदर जाते हैं तो वहां पर उन्हें एक प्रयोगशाला मिलती है। वे देखते हैं कि यहाँ पर बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के माध्यम से प्रयोग चल रहे थे और बहुत सारे एक्सरे की प्लेट्स दिखती है जिससे लोगों को मॉलिक्यूलर लेवल पर स्कैन किया जा रहा था, और एक मशीन दिखती है जिसमें प्रिंटिंग से भूतों का निर्माण चल रहा होता है। क्लाइन कहते हैं कि यह एक भूत बनाने की फैक्ट्री जैसी है। फिर वे आगे एक बड़े चेंबर में पहुंचते हैं जहां उन्हें बहुत सारे ग्लास कंटेनर दिखाई देते हैं। हर ग्लास कंटेनर में भूत जैसी आकृति के लोग कैद होते हैं। कुछ कंटेनर टूटे हुए दिखते हैं जहां से भूतों के भागने के संकेत दिखते हैं। क्लाइन कहते हैं कि लगता है इस जगह पर कुछ दुर्घटना हुई है। ऊपर सैनिक भूतों से लड़ रहे होते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद देखते हैं कि भूत मरने के बाद फिर से जीवित हो रहे हैं और एक जगह इकट्ठा होकर वापस सैनिकों पर हमला कर रहे हैं। नीचे क्लाइन और मैडिसन को एक आदमी का शव मिलता है जिसके हाथ में एक उपकरण होता है। मैडिसन उस आदमी के आई कार्ड को देखकर कहती है कि यह एक वैज्ञानिक था। क्लाइन कहते हैं यह वैज्ञानिक इस उपकरण की सहायता से इस प्रक्रिया को बंद करने की कोशिश कर रहा था। आगे उनको एक कंप्यूटर मिलता है जो दूसरी भाषा में होता है। क्लाइन मैडिसन से पूछते हैं कि क्या तुम इस भाषा को समझ सकती हो? वह कहती है कि हाँ, वह उस भाषा को आधा समझ सकती है। यह बता रहा है कि यह एक इमरजेंसी शटडाउन प्रोसीजर है जिसमें हमें पहले एक एक करके सारे केबल्स को खोलना होगा, फिर बीच में लगे ब्रैकेट को खींचने के बाद सभी केबल्स निकल जाएंगे और यह प्रक्रिया पूरी तरह से बंद हो जाएगी। ऊपर चल रहे युद्ध की वजह से नीचे कंपन महसूस होता है। उसके वजह से ग्लास कंटेनर टूटने लगते हैं। क्लाइन जब केबल्स खोल रहे होते हैं तब एक कंटेनर टूटता है और भूत उस कंटेनर में से निकलकर उन पर हमला कर देता है। तभी मैडिसन बंदूक से लेजर चलाकर उस भूत को मार देती है। क्लाइन उस उपकरण की मदद से एक एक करके सारे केबल्स को खोल देते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। वह मैडिसन से पूछते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? मैडिसन कहती है कि तुम्हें बीच में लगे ब्रैकेट को खींचना होगा। तभी ऊपर कैप्टन सेशंस बहुत सारे बंदूकों को इकट्ठा करते हैं और उन्हें एक साथ कनेक्ट करके उन भूतों पर फायर कर देते हैं। इससे बहुत बड़ा कंपन होता है जिसकी वजह से कैप्टन सेशंस कुछ फीट पीछे आकर गिरते हैं और नीचे सारे ग्लास कंटेनर टूट जाते हैं। उन कंटेनर में से सारे भूत निकलने लगते हैं और एक साथ हमला कर देते हैं। तभी क्लाइन सही समय पर वह ब्रैकेट खींचने में कामयाब हो जाते हैं
और नीचे गिर जाते हैं। ब्रैकेट खींचने की वजह से सारे केबल्स निकल जाते हैं और वह भूत बनाने की प्रक्रिया रुक जाती है, जिससे अचानक सभी भूत जम जाते हैं और रुक जाते हैं। फिर सैनिक देखते हैं कि भूत धीरे धीरे गायब और नष्ट हो रहे हैं। इसके बाद क्लाइन और मैडिसन एक बड़े कमरे में जाते हैं, जहां लोगों के मस्तिष्क और रीढ़ की तंत्रिका को ग्लास कॉफिन में पावर सप्लाई की मदद से संरक्षित करके रखा होता है। क्लाइन कहते हैं, यह सब असली लोगों के अंग है और भूतों को ये लोग नियंत्रित कर रहे थे। वे न तो पूरी तरह से जीवित हैं और न ही मरे हैं। वे जिंदगी और मौत के बीच में कहीं हैं। वे बहुत तकलीफ में हैं और हमें उनको इस तकलीफ से मुक्त करना होगा। क्लाइन एक ग्लास कॉफिन की पावर सप्लाई बंद कर देते हैं। तभी उसमें रखे मस्तिष्क और रीढ़ की तंत्रिका पिघलने लगती है और नष्ट हो जाती है। मैडिसन ये रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि यह एक बड़ी खोज है। इसी खोज के लिए हम इतने दूर आए हैं, इसके लिए इतने लोगों ने जान दी है। हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। क्लाइन कहते हैं कि मैंने काफी कुछ देख लिया है और समझ लिया है, इस खोज को बाहर नहीं जाना चाहिए। मैडिसन इसके लिए सहमत हो जाती है। फिर दोनों मिलकर सभी ग्लास कॉफिन की पावर सप्लाई बंद करके उसमें रखे मस्तिष्क और रीढ़ की तंत्रिका को नष्ट कर देते हैं। युद्ध के समाप्त हो जाने के बाद कैप्टन सेशंस और उनकी बाकी बचे टीम के सैनिक क्लाइन और मैडिसन के साथ हेलीकॉप्टर से रिफ्यूजी बंकर पहुंचते हैं। फिर क्लाइन और मैडिसन देखते हैं कि नई सर्वेक्षण टीम कैप्टन सेशंस और उनकी टीम के साथ पावर प्लांट पर वापस भेजी जाती है। मैडिसन कहती है कि वे लोग वहां जाकर सभी मशीन के एक एक पार्ट को खोलकर उसका अध्ययन करेंगे और भविष्य में उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके फिर जोड़ने का प्रयास करेंगे। वो कहती है कि तुम्हें भी हमारे साथ चलने का प्रस्ताव दिया गया है, लेकिन क्लाइन इस प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं। आखिर में डॉक्टर मार्क क्लाइन जनरल ऑनलैंड फ्रान मैडिसन और सारी से विदा लेते हैं और सेना के विमान के अंदर जाकर बैठ जाते हैं, जो उन्हें फिर वर्जीनिया वापस ले जाता है। और यह फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर नीचे कमेंट करें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।